मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत वैदिक गणित तथा रोचक गणित के विषय में अपनी व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। वैदिक गणित और रोचक गणित के अंतर्गत इससे पूर्व हमने बहुत से विषयों का वर्णन किया है और वो जो भी विषय हैं वो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उससे संबंधित है। इससे पहले हमने गुणनखंडन का अध्ययन किया है और गुणनखंडन जो है वह वर्ग समीकरण के लिए उपयोगी बनता है। वर्ग समीकरण यह मॉडर्न मैथमेटिक्स की भी एक अत्यंत विशेष और प्राचीन विधा है। उसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब हिंदी में या संस्कृत में वर्ग समीकरण होता है और इस वर्ग समीकरण का सब बहुत प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है और उसका हल भी किया जाता रहा है। और ये मान्यता है कि वर्ग समीकरण का सबसे बढ़िया जो हल है वो श्रीधराचार्य ने अपने त्रिशतिका नामक ग्रंथ में किया है। श्रीधराचार्य ईसा की 7वीं शताब्दी में हुए थे और उन्होंने त्रिशतिका नाम का एक ग्रंथ बनाया है जिसकी सबसे पहली व्याख्या मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो श्रीधराचार्य संस्कृत के और गणित के महान विद्वान थे और उन्होंने वर्ग समीकरण का जो श्लोक उद्धृत किया है ठीक वही श्लोक के अनुसार समीकरण मॉडर्न मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। हाँ, लोकेश चंद जी ने लिख दिया लोकेश चंद जी ने लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत अच्छा। वर्ग समीकरण को आजकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि बड़े प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है कि श्रीधराचार्य ने आज से 1300 वर्ष पहले वर्ग समीकरण का जो सूत्र दिया था ठीक वही सूत्र ठीक उसी प्रकार से आजकल मॉडर्न मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। बस केवल अंतर इतना है कि श्रीधराचार्य ने उसको श्लोकों में बनाया था, क्योंकि प्राचीन काल में श्लोक में ही बनाने की परंपरा थी और उस श्लोक को आजकल मॉडर्न मैथमेटिक्स में ए बी सी इत्यादि का रूप दे करके और गणित की भाषा में लिख दिया जाता है, तो उससे हम उसको भली प्रकार समझ लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो गणित है वह प्राचीन काल से जो श्लोक है ठीक उस पर आधारित है और ये बात सभी लोग स्वीकार करते हैं समान रूप से। ये मैं केवल अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, बल्कि सभी लोग इसको समान रूप से स्वीकार करते हैं। आजकल आप लोग एनसीईआरटी का गणित पढ़ते होंगे। एनसीईआरटी की गणित में जहां पर वर्ग समीकरण का चैप्टर आया है उस चैप्टर में यह बात लिखी हुई है कि सबसे पहले श्रीधराचार्य ने इसके समीकरण का जो सूत्र है वो बताया था। तो कहने का मतलब ये कि मेरी अपनी बात नहीं है, अभी तो एनसीईआरटी की किताबों में भी और जो प्राचीन गणित की जो पुस्तकें हैं उसमें भी ये बात लिखी हुई है। तो खैर उस सूत्र में उस गणित का सूत्र दिया है। इसके साथ ही ये तो प्राचीन गणित की बात हो गई, इसके साथ ही वैदिक गणित में भी इसका सूत्र बताया है। तो हम आपको एक ही प्रकार के उदाहरण को देखकर उसके जितने प्रकार के सॉल्यूशन के प्रकार हो सकते हैं, उसको सॉल्व करने के जितने प्रकार हो सकते हैं, वो सब हम आपको क्रम से बताना चाहेंगे। क्योंकि कुछ प्रकारों को आपने पढ़ लिया है, तो जो प्रकार आपने पढ़ा हुआ है मॉडर्न मैथमेटिक्स में उससे कोई बहुत भिन्न प्रकार नहीं है और हो भी नहीं सकता। केवल शैली में, पद्धति में थोड़ी थोड़ी भिन्नता हो सकती है। तो जो प्रकार श्रीधराचार्य ने बताया है वो भी मैं बताऊंगा, मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो प्रकार बताया गया वो भी, वैदिक गणित में जो प्रकार बताया जाता है वो भी, इन सबको बता करके जो वर्ग समीकरण है उसका जो संपूर्ण प्रकार का स्वरूप है उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो वर्ग समीकरण के लिए बहुत से उदाहरण प्राचीन गणित में दिए हुए हैं। तो इसमें से एक उदाहरण जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और चलता है, तो वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। आप स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं? स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है
मैंने भास्कराचार्य की लीलावती से एक श्लोक दिया है और वो श्लोक वर्ग समीकरण के द्वारा हल करने के लिए है। आप स्क्रीन पर श्लोक देख रहे हैं? आप में से कोई बताएंगे? आप स्क्रीन पर श्लोक देख रहे हैं? आप स्क्रीन पर श्लोक देख रहे हैं? तो खैर अभी आपने बताया नहीं है, वैसे मैं उसको पढ़ देता हूं, मेरा विश्वास है कि आप देख रहे हैं। उसमें लिखा है, पार्थः कर्णवधाय मार्गण गणम क्रुद्धो रणे संदधे तस्यार्धेन निवार्य तच्छरगणम मूलैश्चतुर्भिः हयान् शल्यम षड्भिरथेषुभिस्त्रिभिरपि छत्रम ध्वजम कार्मुकम चिच्छेदास्य शिरः शरेण कतिते यान अर्जुनः संदधे। ये श्लोक भास्कराचार्य की लीलावती में लिखा हुआ है। आप इसको हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं? ये श्लोक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या? अभी किन्होंने नहीं बताया? तो खैर इस श्लोक का मैं अर्थ बताता हूं। इस श्लोक का अर्थ यह है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, कि अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए कुछ बाणों के आधे से कर्ण के बाणों को रोका। आप लिखेंगे? प्रश्न को लिखना जरूरी है। प्रश्न को लिखिए, अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए कुछ बाणों के वर्ग के आधे से कर्ण के बाणों को रोका। आप मेरे प्रश्न को लिख रहे हैं? अभी आप में किन्हीं का जवाब नहीं आया। आप प्रश्न को लिख रहे हैं? मैंने ये बोला कि अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए कुछ बाणों के वर्ग के आधे से कर्ण के बाणों को रोका। आपने पूरा लिख लिया? मैं कह रहा था कि अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए कुछ बाणों के वर्ग के आधे से कर्ण के बाणों को रोका। आगे है, उन बाणों के चौगुने से उसके घोड़ों को मारा। उन बाणों के चौगुने से उसके घोड़ों को मारा तथा 6 बाण से शल्य को, 3 से कर्ण के छत्र ध्वज तथा धनुष को तथा 1 बाण से उसके सिर पर प्रहार किया। मैं फिर से बोलूं, तथा 6 बाण से शल्य को, 3 से कर्ण को, 3 से कर्ण के छत्र ध्वज तथा धनुष को तथा 1 बाण से सिर पर मारा। तो ये प्रश्न है, तो बताइए कर्ण के पास कुल कितने बाण थे? अंत में प्रश्न यह है कि इतना बताने के बाद अब बताइए कि कर्ण के पास कुल कितने बाण थे। तो ये जो प्रश्न दिया गया है उसको पहले हम समीकरण का रूप देते हैं। अगर किसी भी प्रश्न का गणित की भाषा में समीकरण का रूप न दिया जाए तो वह प्रश्न हल नहीं हो पाता है। इसलिए इस प्रश्न को समीकरण का रूप देते हैं और समीकरण के रूप में जो अज्ञात है, माने जिसको हमने नहीं जाना, जिस संख्या को हमने नहीं जाना है, उसको x के रूप में लिखते हैं और बाकी में जो गणित की बातें श्लोक में कही गई हैं उसको लिखते हैं। तो इसमें लिखा है कि कुछ बाणों के वर्ग के 1/2 से
कर्ण के बाणों को रोका, कुछ बाणों के वर्ग के 1/2, ठीक है, कुछ बाणों के वर्ग के 1/2, तो कुछ बाण क्या होंगे, वो x हो जाएंगे, है ना। कुछ बाणों के वर्ग के 1/2, तो कुछ बाण को क्या कहेंगे, x कह देंगे, और उसका वर्ग तो x का स्क्वायर कर लेंगे, और उसका आधा माने उसका 1/2, तो 1/2 को पहले लगा देंगे। तो समीकरण बना 1/2 1/2 x स्क्वायर, है ना, बन गया ना इतना, 1/2 x स्क्वायर, ये बना। फिर उसके बाद कहा कि उन बाणों के चौगुने से घोड़ों को मारा, तो उन बाणों के चौगुने, तो उन बाणों माने हमको बाण की संख्या पता नहीं है मगर चौगुने का पता है, तो उसके आगे करेंगे -4x, 4x माने जो x अविज्ञात संख्या है उसका चौगुना, तो 4x कर लेंगे, और उसके पश्चात की जो संख्या है वो हमको मालूम है, कौन कौन संख्या है, वो है 6, 3 और 1, 6 बाणों से शल्य को, और 3 से कर्ण के छत्र और ध्वज को, और 1 से सिर को, तो 6, 3 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये 10 संख्या हमको मालूम है, तो -10 हो गए। इतना कर लेने पर फिर उसके पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा का मतलब कोई बाण नहीं बचा, तो ये समीकरण बनेगा कि 1/2 1/2 x का स्क्वायर 1/2 x स्क्वायर -4x -10 बराबर 0, है ना। इस समीकरण को अगर आप लिख लें तो आगे वाली समस्या यानी आगे वाला हम जो शैली है, पद्धति, उसको आगे हम चला सकते हैं। तो समीकरण लिखना बड़ा जरूरी होता है। देखिए जितने भी उदाहरण बनते हैं उन उदाहरणों को जब तक हम गणित की रीति से उसका समीकरण नहीं बनाएंगे तब तक उसका हल निकालना संभव नहीं है। इसलिए समीकरण बना लिया हमने। अब तक हमने समीकरण बनाई, ये समीकरण भी आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है ना, ये समीकरण भी आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है। तो समीकरण में क्या लिखा हुआ है, 1/2 x स्क्वायर, है ना, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ये जो मैंने उदाहरण बताया उस उदाहरण से समीकरण क्या निकला, उस उदाहरण से समीकरण निकला 1/2 x स्क्वायर -4x -10 बराबर है 0। ये समीकरण बना। मैं फिर से बोलूं, समीकरण क्या बना, 1/2 x स्क्वायर -4x -10 बराबर है 0। फिर से बोलूं, 1/2 x स्क्वायर -4x -10 बराबर 0। तो इसको बनाने के लिए इसमें जो पहला वाला है 1/2 उसको हम a कह लेते हैं, और 4/2 में जो 4 है उसको b कह लेते हैं, और जो 10 है उसको c कह लेते हैं, a b c कर लेते हैं, उसको बताने में आसानी होती है। तो 1/2 जो है उसको हम हटा देना चाहते हैं, उसको डिलीट कर देना चाहते हैं। तो डिलीट करने का प्रकार यह है कि उसका जो उल्टा है व्युत्क्रम उससे गुणा कर देते हैं। अगर हम 1/2 को 2/1 से गुणा करें तो क्या बन जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, माने उसका जो जवाब है वो एक रह जाएगा। और 2/1 से बाकी सबको अगर हम गुणित कर दें तो समीकरण बराबर हो जाएगा। तो 1/2 को 2/1 से गुणा किया तो रह गया 1। तो इस प्रकार से x स्क्वायर हो गया, और 2 को 4x से भी गुणा किया 4 में, तो 2 गुणा 4 माने 8 हो गया, और 2 को ही 10 से भी गुणा किया तो 10 गुणा 2 माने 20 हो गया। तो इस प्रकार से एक नया समीकरण बना कि x स्क्वायर
8x माइनस 20 बराबर 0, है ना। ये हमारा एक नया स्क्वायर बना। हमने गणित के अनुसार 1/2 को हमने हटा दिया। 1/2 को हटाने का तरीका क्या है कि उसके व्युत्क्रम से गुणा कर लिया। उसके व्युत्क्रम माने उसके उल्टा, उससे उल्टा से गुणा कर लिया। तो गुणा करने से और आगे वाले जितने भी संख्या उनको भी उसी से गुणा कर दिया। माने 1/2 का व्युत्क्रम है 2/1, तो 2/1 को उससे भी किया और b को भी किया और c को भी किया। तो a को करने से वो 1/2 गायब हो गया, 1 रह गया। और 4 को 2/1 से गुणा करने से 8 हो गया, और 10 को 2/1 से गुणा करने से 20 हो गया। तो इस प्रकार से एक नया समीकरण तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? x² माइनस 8/6 माइनस 20 बराबर 0। ये एक नया समीकरण बन गया। क्या समीकरण बना? x² माइनस 8/6 नहीं माइनस 8² माइनस 20 बराबर 0। मैं फिर से बोलूं, x² माइनस 8² नहीं x² माइनस 8x माइनस 20 बराबर 0। ये हमारा बन गया। तो अब ये जो समीकरण है उसको सिद्ध करने के अनेक उपाय, उसमें से हमको x को जानना है। x को जानने के बहुत से उपाय हैं। उसमें से एक उपाय यह है कि अगर इस समीकरण का जो अंतिम उत्तर है वो 0 आए, अगर इस समीकरण का परिणाम 0 हो, तो इसका जो गुणनखंडन है उससे भी पता लगाया जा सकता है। अगर इस समीकरण का परिणाम 0 हो तो इसका जो गुणनखंडन है उससे भी पता लगाया जा सकता है। तो यहां पर इस समीकरण का परिणाम 0 है ना, है कि नहीं? बताइए, हमने समीकरण क्या रखा है? x² माइनस 8/6 माइनस 20 बराबर 0। तो इसका जो परिणाम है वो 0 में आता है। तो क्योंकि इसका परिणाम 0 में आता है, इसलिए हम इसको फैक्टराइजेशन से जो परिणाम निकलता है उससे भी इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। x क्या होगा, इसको हम फैक्टर से जो परिणाम निकलता है उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर माने वही गुणनखंडन और गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो गुणनफल तो ये है, गुणनखंडन प्राप्त करते हैं। तो गुणनखंडन प्राप्त करने की विधि मॉडर्न मैथमेटिक्स में आप जानते हैं, और जो वैदिक गणित में विधि बताई गई है उसको भी हमने बता दिया है ना। यानी मॉडर्न मैथमेटिक्स में फैक्टर कैसे करते हैं और वैदिक गणित में फैक्टर कैसे करते हैं, ये दोनों बातें आप जानते हैं। हमने पिछले अंक में इन दोनों बातों को बता दिया है। तो हम किसी भी उपाय से ले सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न मैथमेटिक्स को आप जानते हैं, इसलिए हम वैदिक गणित वाली जो बात हमने बताई है उस बात को हम आपको दोबारा याद दिला सकते हैं। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि b जो होता है, b उसके ऐसे दो विभाजन किए जाएं जिससे कि वो दो विभाजन a और c का अनुपात बन सके। हमने कहा था कि b के ऐसे दो विभाजन किए जाएं जिससे a और c का अनुपात बन सके। तो यहां पर b है 8, है ना, a है 1, b है 8 और c है 20। तो यहां पर b माने 8 माइनस 8x है, माइनस 8 है। तो माइनस 8 को हम ऐसा विभाजन करें, तो माइनस 8 को अगर हम माइनस 10 माइनस 2 इस प्रकार विभाजन करते हैं तो इसका अनुपात बन जाता है ना। माइनस 8 जो लिखा हुआ है उसको हम यूं करते हैं अगर कि 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 में दो विभाजन हो गए, 10 और 2 दो विभाजन हो गए, है ना। और 10 माइनस 2 का जो जवाब है वो क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो 10 माइनस 2 ये जो दो विभाजन हुए, इससे 20 का और 1 का अनुपात तैयार हो जाता है। कैसे अनुपात तैयार होता है? यहां पर जो 20 लिखा हुआ है, तो 20 में जो 10 और 20 इसका अनुपात है। 10 और 20 क्या अनुपात है? दुगुना है। 10 और 20 अनुपात क्या है? दुगुना है।
और इसी का समानुपाती है 1 और 2। 1 और 2 इसका समानुपाती है ना। 1 कहां है, 1 कहां से आ गया, वो ए से आ गया, और 2 कैसे आ गया, वो जो हमने अभी 8 को जो विभाजन किया था उससे आ गया। तो 1 और 2 ये समानुपाती है 10 और 20 से। ठीक है, 1 और 2 ये समानुपाती है 10 और 20 से। तो क्योंकि 1 और 2 ये समानुपाती है 10 और 20 से, इसलिए जो इसका समानुपाती 10 और 2 है ये ही फैक्टर होगा, यही फैक्टर बनेगा। तो फैक्टर में बनाते हैं कि फैक्टर होने से x माइनस 10 मल्टीप्लाइड x प्लस 2 ये फैक्टर होता है। मॉडर्न मैथमेटिक्स से भी यही फैक्टर निकलता है, और जो ये अनुपात है उससे भी यही फैक्टर निकलता है। तो फैक्टर क्या निकला, x माइनस 10 मल्टीप्लाइड x प्लस 2 ये इसका फैक्टर है ना, ये इसका फैक्टर है। तो अगर हम इस फैक्टर को जान लें तो इससे हम x को पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि x माइनस 10 मल्टीप्लाइड x प्लस 2 बराबर है 0। परिणाम तो वही होगा ना, परिणाम तो जो गुणनफल का था वही परिणाम गुणनखंडन का भी होगा। गुणनफल से जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम गुणनखंडन से ही प्राप्त होता है। तो इन दोनों का परिणाम क्या है, 0। परिणाम में 0 प्राप्त होता है, तो जो गुणनखंडन है उससे भी 0 प्राप्त होगा। x माइनस 10 मल्टीप्लाइड x प्लस 2 बराबर है 0। फिर से बोलूं, ये जो फैक्टर हुआ, फैक्टर क्या हुआ, x माइनस 10 मल्टीप्लाइड x प्लस 2 ये बराबर है 0। तो यहां पर ये फैक्टर हुआ। अब अगर इसका परिणाम 0 है तो x को जरूर 10 होना चाहिए कि नहीं, तभी तो 0 आएगा। x माइनस 10 में x अगर 0 होगा तो 10 में से 10 चला गया, 0 हो जाएगा। तो क्योंकि परिणाम इसका 0 है इसलिए x को 10 अवश्य होना चाहिए, तभी तो 10 माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x माइनस x का वैल्यू हो जाता है 10। तो इस प्रकार से x बराबर हो गया 10 के, तो x का परिणाम 10 आ गया। तो इस प्रकार से हमने x को 10 के रूप में प्राप्त कर लिया। अब अगर हम 10 प्राप्त कर लेते हैं x से तो पूरा जो हमारा समीकरण है वो ठीक बन जाता है। यहां पर हमने x को मान लिया 10। अब समीकरण को हल करके देखिए। समीकरण में लिखा है 1/2 x का स्क्वायर, और x माने हमने क्या बताया, x माने 10। तो 10 का वर्ग क्या हो गया, 10 का वर्ग क्या हो गया, 100, और 100 का 1/2 माने 50। 100 का 1/2 माने 50 माइनस 4x, और x माने 10, तो 4x कितना हो गया, 40। तो 100 में से 100 का आधा हो गया 50, और 50 में से 40 चले गए, और उसके बाद 10 चले गए, तो क्या बचा, 0 बच गया। तो समीकरण सही हो गया ना। समीकरण में हमने x को क्या माना, 10 माना। तो 1/2 x, 1/2 x माने वह 50 हो गया। x का मतलब हुआ 10, x का स्क्वायर हुआ 100, और 100 का आधा हुआ 50। 50 में से माइनस किया 4x, तो 4x का मतलब हुआ 40, और उसमें से 50 में से 40 कम हो गया तो बचा 10, और 10 में से भी 10 कम हो गया तो बचा 0। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है उसमें x को 10 बांटने से हमारा समीकरण हल हो जाता है। तो इस प्रकार से x का मतलब 10 है, ये पता लगा लिया गया। तो हमें लगता है कि आज आप लोगों में से बहुत कम लोग हैं, और मुझे मालूम नहीं है कि आप लोग मेरी बात को स्पष्टतया सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं, मेरा बातों का जवाब नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अपनी बात को आज यहीं पूरा करता हूं,
और अगर आप कल इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेंगे तो मैं इसकी जो अन्य विधियां हैं वो भी आपको बता पाऊंगा। तो आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।